हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है कि आपका एचएसएससी सीटी दोबारा से होने वाला है, जो कि 31 दिसंबर तक होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो 31 दिसंबर तक हम जल्दी से जल्दी सिलेबस करने वाले हैं। ज़्यादातर बच्चों की समस्या ये होती है कि वो कुछ सिलेबस को तो कवर कर लेते हैं, जैसे कि हरियाणा जीके है, याद कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स में उनको काफ़ी समस्याएँ आती हैं। कई बच्चों के कमेंट भी आते हैं, पर्सनली भी फ़ोन आते हैं। तो हम एक नया फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं, एचएसएससी सीटी मैथ्स फाउंडेशन बैच 2024-25। ठीक है, 2024-25 ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं भाई। और ये बैच है अपना आज से हम, ठीक है, आज से ही लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच है। हाँ, इस बैच में खास बात ये है कि ये सैटरडे संडे को हम जितना भी टाइम लगेगा आपकी क्लास रिकॉर्ड करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपलोड कर देंगे। इतना टाइम नहीं बचता कि आपका हर रोज लाइव सेशन हम दे पाएं, क्योंकि और भी अपनी पहले से क्लासेस चली हुई थी। ये लाइव तो है, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। इस बैच की खास बात यह है कि आपका ये लाइव रिकॉर्डेड है और क्लास पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये चैप्टर वाइज आपके हैं, टाइप वाइज आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम यहाँ से जितना भी जल्दी संभव होगा, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने का तो टाइम पूरा ही बचा आपके पास, 2 महीने से पहले पहले हम इस बैच को कवर कर देंगे। ये बैच बहुत जरूरी है, इसमें अप्रोक्स 1200 से 1250 क्वेश्चन होने वाला है, यानी प्रत्येक टॉपिक के अनुसार आपके 60, 65, 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। इतनी एवरेज रहेगी, हो सकता है 1500 के आसपास भी क्वेश्चन हो जाए। इसके वीडियो लेक्चर हैं वो आपके 80 से 90 के बीच में वीडियो लेक्चर होंगे। तो इस बैच में ये मैंने बताया है कि ये खास बातें हैं। अब आपको पता है ग्रुप सी और डी एक साथ ही होने वाला है। तो जैसे ही आपका पेपर होगा तो उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा कवर कर लेना है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको, और साथ आपको क्लास पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, अपना समय न लगे इसलिए हमने आपके लिए पहले से ही अच्छे से मॉडिफाई करवाया है। जैसे कि हम चलते हैं आज पहले ही टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अपने पहले टॉपिक का, कि पहले टॉपिक का नाम है संख्याओं, यानी कि नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम रहेगा आपका नंबर सिस्टम। ये मैंने सीधा ही यहाँ पे टाइपिस्ट ने पहले सीधा ही लिख दिया, संख्याओं के प्रकार। बाकी आपके टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ये आपका टॉपिक है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम सीखेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले छोटी बातें यहाँ से हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा कंटेंट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सारे, और अच्छे से पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत के साथ आपका ये कंटेंट तैयार करवाया है। तो सबसे पहले होता है कि जो संख्याएं होती हैं, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। तो संख्याएं होती क्या है? ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी आपको पता है संख्याएं होती हैं। संख्याओं के भी अपने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक होती है, क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यह एक से प्रारंभ होती है। दो संख्याएं एक से प्रारंभ होके और अनकाउंटेड आगे पता नहीं कितनी कितनी आगे चलती ही जाएंगी, आगे चलती ही जाएंगी, हजारों, लाखों, अरब, पता नहीं कहां तक। तो वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। फिर आगे है कि पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो को, शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे कि आपकी 0 1 2 3 4 5 आगे तक चलती ही जा रही हैं। अगर जीरो को शामिल नहीं करते हैं तो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। और जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और जब इसमें माइनस को भी शामिल कर लेते हैं तब क्या होता है? तो उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इंटीजर नंबर्स। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि सबसे पहले नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती हैं, थोड़ा सा पीछे आए, हमने जीरो को शामिल कर लिया तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर हम और पीछे चले गए, यानी कि माइनस में भी जा रहे हैं, तो माइनस से भी चलती आ रही है, पता नहीं कहां तक चलती आ रही है, और ये पीछे से ही माइनस में चलती आ रही थी। ठीक है, और फिर आगे जीरो से फिर आगे प्लस में 1 2 3 पे चली गई, तो ये होती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये पूर्णांक हो जाते हैं। प्रति सम और विषम, ये तो आप सबको पता है, जो 2 से भाग जाएगी वो सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से भाग नहीं जाएंगी वो विषम संख्याएं होती हैं। रूट या अभाज्य, अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? तो एक और अन्य संख्या खुद और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती। जैसे एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो,
ध्रुवीय अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये खुद से जाती हैं या एक से भाग जाती हैं, ठीक है, इत्यादि अनेक है। तो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। तो सम है लेकिन फिर भी एक अभाज्य संख्या है, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। फिर आ जाते हैं आपके भाज्य संख्या, इनको यौगिक भी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। तो एक से तो भाग जाएंगी, जाए एक से तो प्रत्येक संख्या भाग जाती है और स्वयं से भी संख्या भाग जाती है। जो एक और स्वयं से जाती है वो अभाज्य, एक और स्वयं को अलावा किसी अन्य तीसरी से चौथी से कितनी भी संख्याओं से भाग जाए तो वो भाज्य है। यानी कम से कम 3 संख्याओं से भाग जानी चाहिए, एक से, स्वयं से और एक अन्य संख्या से। ओके, तो एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, गुणनखंड हो, वे यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 9 है, 9 को आप कितना लिख सकते हैं, 9 के टुकड़े आप कितने कर सकते हो, 1 गुणा में 3 गुणा में 9, ठीक है, 9 भाग जाता है। करोगे 10 के चाहिए आपको, 1 से जाता है, 1 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 10, ठीक है, ये टुकड़े हो सकते हैं, गुणा में तो नहीं लिख सकते, इसके ये टुकड़े हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। फिर 10 के अगर हम करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, इस प्रकार से ही आगे, ठीक है। फिर आगे हम करेंगे 12 के, तो 12 के भी आगे चल जाएंगे, इतने अनेकों टुकड़े हो जाएंगे। अनेकों का मतलब है जिसके टुकड़े 2 से ज्यादा होते हो। भिन्न कौन सी होती है, फ्रैक्शन, जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिखते हो, भाग। किसी भी संख्या की इकाई 2, 3 इत्यादि भागों में बराबर विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 2 भागों में बांटना है। जैसे कि आप हैं, आपके पिताजी के 2 लड़के हैं, तो आपके पापा की संपत्ति आपके 2 हिस्सों में बांटनी है, ठीक है। आप 3 भाई हैं, तो 3 हिस्सों में बांटनी है। जो यानी कि हिस्से बांटे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो है एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी हो सकती है, एक से बराबर हो सकती है, 1/2 एक से छोटी है, 2/3, 3/4, या कहीं पे आप 5/4 लिख देते तो एक से बड़ी, ये भी भिन्न ही होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला एक छोटा ही होगा, ठीक है। ये फिर आपकी सिंपल और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाती है, इसको आप सही बटे में काउंट करते हो। अब एक बहुत जरूरी बात है, प्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, रोशनल नहीं होता, ये रेशनल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है भाई, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं, जिनमें p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, जबकि q बराबर नहीं है 0 के। ओके, q p अपॉन q यानी कि बेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब p बटे q के रूप में कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो प्रीमेय होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जिस भी संख्या का मान वैलिड हो जाए, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ भी कहीं स्थिर हो जाए, तो वो आपकी प्रीमेय संख्या होती है। और जैसे कि कुछ ऐसी होती हैं आगे तक चलती रहती हैं, पॉइंट कुछ 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 उनको सोल्व करते चलो, कभी सोल्व ही नहीं होती, तो उस आपको प्रीमेय संख्या नहीं बोल सकते। किसी भी दशमलव भिन्न वाली संख्या जिनके दशमलव के बाद वाली संख्या की गिनती की जा सकती है, वह दशमलव भिन्न वाली संख्या प्रीमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 4.3521, ठीक है। अगर ये आगे जारी रहता ना तो इसको प्रीमेय नहीं, फिर इसको अप्रीमेय कहते हैं। अब फिर है अगला, ये क्या था आपका, प्रीमेय, ठीक है। किसी दशमलव भिन्न, कोई भी दशमलव भिन्न है कि दशमलव के बाद वाले अंकों में एक खास अंक के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती रहती है, रिपीटिशन होती रहती है, रिपीटिशन होती रहेगी, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप अप्रीमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 23.45454545 आगे जा ही रहा है, यानी कि कहीं पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, तो इस प्रकार की संख्या को आप क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे अप्रीमेय। ओके, प्रीमेय और अप्रीमेय में ध्यान रखना। यहाँ पे अप्रीमेय की परिभाषा यहाँ भी लिखी है, वे सभी संख्या जिसे p बटे q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, अप्रीमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या प्राय पूर्ण वर्ग नहीं होती, उसे इसके अंदर रखा जाता है, पूर्ण वर्ग नहीं होते अप्रिमेय संख्याएं, दशमलव रूप में अशांत और अनावर्त, यानी कि ऐसे ऐसे आगे आगे चलती ही रहती हैं। ओके, फिर आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्यों कौन सी होती हैं, ये भाई आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी ये अपने ऐप के ऊपर है ना, जैसे वीडियो लेक्चर है उसी के साथ वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, दोनों एक साथ होती है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। वास्तविक संख्याएं प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से
जिसमें प्रीमेय भी शामिल हो और अप्रीमेय भी शामिल हो, यानी कि जिसमें पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो और जिसमें पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति हो, दोनों ही कंडीशन को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो रियल नंबर हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। फिर है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जिनकी सिर्फ कल्पना की जाए, वास्तविक नहीं होती, भूत होते हैं। ऐसे अगर होते हैं, मैंने तो देखे नहीं, कि कल्पना की जाती है तो ये क्या है, अवास्तविक है। अगर वाकई में होते हैं तो ये वास्तविक, अगर नहीं होते कल्पना ही सिर्फ, तो वो अवास्तविक या काल्पनिक है। जैसे माइनस, रूट में -9 है, ऐसा कुछ होता नहीं है, रूट में -9 ये काल्पनिक है। अगर रूट में ओनली 9 होता तो ये 16 हो जाता, -9 है तो ये अवेलेबल नहीं होता, -25 -56 रूट के अंदर। ये ऐसी हैं अकाल्पनिक ये काल्पनिक है, अवास्तविक होती है। किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या होती है आपकी काल्पनिक अवास्तविक। फिर ये जो बातें होती हैं, दो बातें ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान तो वो होता है, वो संख्या खुद होती है, जैसे कि 525 में 2 है, 5 2 5, 2 उस संख्या का जातीय मान है। स्थानीय मान क्या है, इकाई से वो किस साइड में रखा है, कितने अंक पे रखा है, वो दहाई पे रखा है, तो 2 और 2 के बाद एक डिजिट इकाई आती है तो वो 20 हो जाता है, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। जातीय मान और स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी खास, यानी कि यहाँ पे देखो भाई 5 का जातीय मान चाहिए तो 5 खुद जातीय मान है, 5 खुद ही होगा। अगर किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान तो 6 तो रखा ही है यहाँ पे, 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, एक ये 0, इस प्रकार से लिखेंगे तो स्थानीय मान 600 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें चाहिए किसी भी संख्या का मान लेते हैं, हम लिख लेते भाई 2 का, ठीक है, हम लिख लेते 2 का, तो 2 तो खुद संख्या है, इसके बाद कितनी 2 और 2 4, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाता, 2 के बाद 4 0। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान होता है। तो मेरे हिसाब से जातीय मान और स्थानीय मान में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये हमें कुछ निकालना था इस प्रकार से 2 का। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अब सीखते हैं भाई विभाजकता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आपको पता है भाई 2 से भाग कौन सी संख्या जाएंगी, 3 से भाग कौन सी जाएंगी, 5 से कौन सी जाएंगी, 7 से कौन सी जाएंगी। सर 7 से, हाँ ये फंडा मुश्किल है ना, नहीं रहेगा, सिखाएंगे सारे के सारे, तो सारे के सारे सीखते चले भाई। सबसे पहले, एक से तो सभी संख्याएं भाग जाती है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, एक से तो सभी भाग जाती है, नहीं बताने की आवश्यकता। 2 से विभाज्य, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, ठीक है, किस पे इकाई अंक पे बात करते हैं, या तो वो 0 हो, ठीक है, शून्य का मतलब 0 हो, या वो सम संख्या हो, जैसे कि 2 4 6 8, आगे तो है नहीं ना, ये होते हैं भाई 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, 10 पे तो 0 आ गया, ये आपकी क्या होती है, सम संख्या। फिर 3 से भाग का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का अगर हम जोड़ करें और जोड़ के बाद उस संख्या को अगर हम 3 से भाग करते हैं और वो 3 से पूर्णतः भाग जाएगा तो वो 3 से विभाज्य है, अगर नहीं जाएगा तो संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब भाग नहीं कर सकते। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे संख्या है 45 681, 45 681 के अंकों का जोड़ करेंगे, 4 5, 4 + 5 + 6 + 8 + 1, 4 + 5 + 6 + 8 + 1, सभी का जोड़ करेंगे तो सभी का जोड़ आया 24। 24 3 से भाग जाते हैं, 3 8 24, 3 8 24, तो 3 से भाग चला जाता है 24। ठीक है, अगर हम 24 को भाग करते हैं 3 से तो पूर्ण रूप से 8 से चला जाता है, तो ये क्या है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 से भाज्य हो जाएगी, तो ये संख्या है, ये 3 से भाज्य है। ठीक है, ये बात है भाई। फिर चलते हैं 4 पे, 5 पे, 6 पे, इसी प्रकार से। 3 के बाद 4 कहाँ गया भाई, 3 से, 3 के बाद 5 आ गया सीधा, 4 से मिस कर दिया क्या, ठीक है, 4 से, चलो भाई टाइपिंग में मिस्टेक रह गई होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, बताओ भाई, अंतिम, ठीक है, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या तो शून्य हो, शून्य हो, या 4 से
विभाज्य हो, ठीक है। या तो अंतिम दो अंक हैं वो दोनों के दोनों जीरो हो, या 4 से भाग जाएं। जैसे कि सम तो होगा ही होगा, सम संख्या तो होती हैं, लेकिन अंतिम दो अंक 4 से भाग जाएंगे। अब कोई भी संख्या के लास्ट में 42 है तो 42 4 से भाग नहीं जाता, लेकिन 44 है तो भाग चला जाएगा, 48 है तो भाग चला जाएगा, 56 है तो भाग चला जाएगा। इस प्रकार से अंतिम दो अंक भाग जाने चाहिए 4 से, राइट। फिर चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अपने इस पे 5 पे, मतलब ये आपका 6 होना चाहिए था वैसे तो। 5 से विभाज्य कौन सी होंगी? जिसका अंतिम अंक 0 हो, या तो शून्य हो या 5 हो। कोई भी संख्या हो अंतिम अंक शून्य यानी कि 0 हो या 5 हो तो वो किससे भाग जाएगी? वो पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर दो ही कंडीशन चाहिए है, अंतिम अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। चलते हैं अगले कंडीशन पे। 6 से भाग जाने का मतलब है दो संख्याएं सम होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 से विभाज्य सम संख्या, ठीक है। 3 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य सम संख्या मतलब क्या है? सम है तो 2 से भाग जाएगी, 3 से भाग जानी चाहिए, सीधी सीधी बात यही है। सम संख्या होनी चाहिए और 3 से भाग जानी चाहिए, ठीक है। सम संख्या होनी चाहिए और 3 से भाग जानी चाहिए। अब है 6 के बाद 7। सर ये बहुत जरूरी है, ये पजल करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा समस्या होता है देता है। ये बुक्स में बहुत कम देखने को भी मिलता है, किसी किसी बुक में मिलता है। देखो भाई, कोई भी संख्या होना, कोई भी संख्या 7 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, तो सबसे पहले उस संख्या का अंतिम अंक उठा लो भाई। जैसे कि यहाँ पे ना 651 है, तो 651 है यहाँ पे, 651 7 से विभाज्य है या नहीं है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले अंक को उठा लेंगे, एक को उठा लेंगे, ठीक है, एक को उठा लें। एक को मल्टीपल कर दे 2 से, अंतिम अंक को 2 से मल्टीपल करके, और बची हुई संख्या को, ठीक है, बची हुई संख्या कौन सी है? 65, 65 में से घटा देंगे तो 2 एकम 2, 65 में से 2 घट जाएगा, 63 बच जाएगा। 63 भाग जाता 7 से, 7 नहीं में 63। फिर भी आपका मन नहीं भाई, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया, तो अंतिम अंक को फिर उठा लेंगे, फिर 2 से मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी 6, और 6 में से 6 घटा देंगे, 0 बच जाएगा। 0 बच गया तो इसका मतलब कुछ बचता नहीं है, इसका मतलब संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। अंतिम दो, सॉरी, अंतिम अंक को 2 से मल्टीपल करके बची हुई संख्या में से घटाना है, पूरी संख्या में से नहीं, अंतिम अंक छोड़ने के बाद। फिर उससे बाद वो जो अंक था उसको 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से, क्रम में चलना होता है, ओके। चलो भाई, 8 का और 9 का देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार। 8 का और 9 का देखो जल्दी से, ये आसान ही है। हाँ चलो, 8 से विभाज्य इसी संख्या को 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए उस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े अंक, यानी कि अंतिम 3 अंक आप मान सकते हो। अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंक, या तो जी, या तो जीरो को क्या बोलते हैं, ठीक है, या तो, या 8 से विभाज्य, या 8 से विभाज्य, 8 से, ये कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,31,216, तो हमें सिर्फ 216 से मतलब है। 216 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता? बस अगर 8 से भाग जाएगा तो संख्या पूर्ण रूप से भाग जाएगी, अदरवाइज ये नहीं जाएगी। थोड़ा देख के आप क्लिक न मत कर देना, क्योंकि 3 चाहिए 8 में, अंतिम 3 अंक चाहिए। 8 दूनी 16, ठीक है, कितने बच गए भाई यहाँ पे? 16, 5, यहाँ एक 56 हो गए, 8 सात 56, तो ये 8 से भाग चला जाता है, तो ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से भाग चली जाएगी। 9 से विभाजकता का नियम क्या है? जिस प्रकार से 3 से भाग जाने का नियम था, अंक संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए, तो यहाँ संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। कुछ नया नहीं है। इस संख्या के अंकों का मतलब पूर्ण जोड़ से, ये यानी कि यहाँ पे है 4 5 6 3 8 1,
4 + 5 + 6 + 3 + 8 + 1 सभी का जोड़ करेंगे ना तो सभी का जोड़ आएगा 27। क्या 27 9 से भाग जाएगा? हाँ जी जाएगा। अगर फिर 27 में 2 और 7 को भी जोड़ सकते हैं, 9 होता है, 9 9 से भाग चला जाएगा तो भी हाँ फिर ये चला जाएगा। अब चलते हैं 10 से भाग का नियम। ठीक है, 10 से भाग का नियम नहीं, सीधा 11 का गया। 10 से भाग का नियम अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है? 10 से भाग का नियम नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं है। 10 से भाग, 10 से विभाज्य कौन सी होती है भाई? अंतिम अंक 0 या इकाई अंक 0। इकाई अंक 0। इसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वो संख्या भाग जाएगी 10 से, डेफिनेट जाएगी। ओके, वो 10 से भाग जाएगी भाई। तो आगे चलते हैं 11 से। 11 से विभाज्य, डिविजिबल ऑफ 11। इस प्रकार 7 से था उस प्रकार एक नियम 13 पे अप्लाई होता है, पर 7 में घटता है और 13 में जुड़ता है। लेकिन 11 का नियम कुछ अपना है, अलग सा ही है। और ये क्या है भाई? पीछे से एक छोड़ के एक का काउंट करनी होती है। सम और विषम का मैटर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं कि कोई संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4 2, ठीक है, तो यहाँ से आपको उस प्रकार से काउंट करने होते हैं। पीछे से लगोगे आप 2 3 1 और यहाँ से 4 और 2, ठीक है, 1 3 2 1 3 4 2 6, ठीक है, माइनस 2 4 6 6 माइनस 6 0। इस प्रकार से या तो अंतर जो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो अंतर है, अंतर या तो आपका हो 0, अंतर या 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33, इस प्रकार से हो। तो इतनी बड़ी संख्या का डिफरेंस का तो कोई फायदा है नहीं, 0 या 11 तक ही काम आता है आपके एग्जाम में। ठीक, ये 11 से विभाज्य का नियम है। चलते हैं 13 से विभाज्य का नियम। 13 से विभाज्य का नियम नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं भाई, 13 से छोड़ दिया क्या इन्होंने? चलो छूट गया होगा, कोई बात नहीं है। अगले में हम 13 का, 15 का, 17 का और सीख लेंगे। ठीक है, 13 15 17 अगले में सीख लेंगे। आज इतना सीख लेते हैं आप। चलते हैं अब क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और मुझे लगता है मैंने इतने नियम सिखा दिए। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे क्वेश्चन नियम पे हैं, ये आपके माइंड एबिलिटी पे है, आप कितना अच्छे से सोच पाते हो। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा। पहला क्वेश्चन आपके साथ है, देखो कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 400%। ध्यान देंगे, संख्या कितनी होती है? 100%। कितनी हो जाती है? 400%। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई है? 300%। कितनी बढ़ी भाई? 300%। क्यों बढ़ी? तब उसमें 60 जोड़ा गया था। ठीक है, 60 जोड़ा गया था। अगर मैं इसको भाग कर दूं 3 से, 3 से मैं भाग कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100%। इसको भी मैं 3 से भाग कर दूं, 3 से अगर मैं भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा? 20। 100% कितना हो जाएगा? 20। ये एक क्वेश्चन आसान सा, समझने को बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर है कि 100 है, 100 से 400 हो जाती है, 300% बढ़ गया। 300 क्यों बढ़ा? जब 60 बढ़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 81 है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले आप निकालेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट किस प्रकार से निकालेंगे आप? मिड पॉइंट निकालने के लिए संख्याएं कितनी है? 3 है, योग कितना है? 81। 81 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो संख्याएं आपके पास बचती हैं 1 2 3। ठीक है, ये पहले नंबर की है, ए नंबर है, इसको मैं देता हूँ ए नंबर है। और ए तो क्या, एक लिख देते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। राइट, तो बीच वाली संख्या क्या मिल गई अपने को? अपने को बीच वाली संख्या मिल गई यहाँ पे 27। ठीक है, 27, ये मिड पॉइंट है 27। तो 27 मिल गई, तो अब चाहिए हमें 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर करना और कुछ नहीं करना। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। ठीक है, 729। अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी भी बता देंगे, बड़ी पूछे आपसे तो सर बता देंगे 27 और 2 29। ठीक है, तीन क्रमागत 28 आ जाएगा भाई, कोई बात नहीं है, तो 28 आ जाएगा।
और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि सम की कोई कंडीशन नहीं है, क्रमागत है। तो 729 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए भाई। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन नंबर 3। जब दो संख्याओं का योग कितना है, 30 है। दो संख्याओं का योग है दोस्तों 30, उनका गुणनफल 200 है। दो संख्याओं का योग 30, यानी कि x प्लस वाई में मानू तो 30 है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स वाई कितना है, 200 है। तो दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये तो है ही है। ठीक है, एक संख्या x इक्वल टू मैंने ले लिया 20 एंड y इक्वल टू ले लिया मैंने 10। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं 20 और 10 जोड़ूं, 20 और 10 जोड़ूं तो 30 मिल गए, और 20 गुणा में 10 कर दूं तो मुझे 200 मिल गए। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर चाहिए। ठीक है, अंतर अंतर किस किस का चाहिए, 20 का और 10 का, 20 और 10 का कितना अंतर है, 10 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सोचने की बात थी, छोटी सी। ठीक है, और अगर आप चाहो कि हम तो सर बिल्कुल है ना फुद्दू हैं और बिना मेहनत के मानते नहीं हैं, एक बार तो करके ही देखेंगे, करके देख लो भाई, मना कौन करता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी ना, एक्स प्लस वाई, एक फॉर्मूला याद है क्या आपको, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये पहला तरीका था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर है 4xy होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे ना x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या आपके पास हो जाएगा 4 गुणा में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 200 है, कितनी है 200 है, यानी कि 4 दूनी 8, 800 हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 900 हो जाएंगे, वहां से 800 हो जाएंगे, तो यहाँ से 800 में से 900 घटा देंगे, माइनस कर जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई कितना हो जाएगा, रूट शो हो जाएगा, तो की बराबर करके आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों करना इतना, ठीक है, अगर आपको पढ़ना इतना है ही तो अलग बात है, नहीं तो मैं कहता हूँ ये तरीका आप निकालो, ये बेस्ट है, तरीके से आप निकालो, ये बेस्ट है। ठीक है, आपकी आगे इच्छा है, आप कैसा इसको सोल्व करना चाहते हो। हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन आपका, सोचो और बताओ भाई। देखो एक बार, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुणे के बीच, ठीक है, कोई संख्या x है और उसका 2 गुना के बीच, कोई संख्या का 2 गुना, संख्या क्या है, x मान लिया आपने, संख्या आपने क्या ली, x, संख्या का 2 गुना 2x माइनस उस संख्या का कितना है 7/8, 7/8 उस संख्या का ये, और दोनों का अंतर कितना 72 है। अगर 8 मैं कैंसिल करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, तो 8 दूनी 16x माइनस 7x, ठीक है, सभी को 8 से मल्टीपल कर दिया तो 72 गुणा में 8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 16x माइनस 7x कितना हो जाएगा, 16 में से 7 गए 9x, 9x कितना हो जाएगा 72 गुणा में 8। और जब मैं इस 9 को यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत, आप कहोगे नो सर, फिर आप यहाँ से काट दोगे, 9 8 72, ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अच्छे से आप कर पाओगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी तो पहला सेशन है, इसके बाद 3 4 सेशन और भी होंगे। सारे सेशन अच्छे से अगर आप कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, अच्छे से आप कवर कर पाओगे, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर इससे अगले पे चलते हैं, 5 पे। 5 का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो और बताओ क्या है। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, घटाने को क्या है 32, तो घटकर 60% रह जाती है,
यानी कि सीधी सी बात है 40% है, ठीक है। 40% की वैल्यू कितनी है भाई? 32 है। ओके, तो हमें क्या चाहिए? 100%। 100% हमें चाहिए, मल्टीपल बाई ढाई गुना, ठीक है। यहाँ भी मैं मल्टीपल कर दूं ढाई से, 2 से ही 1/2, ढाई से कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64 और 16 80, कितना हो जाएगा? 80। तो संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 80 आ जाएगी, ठीक है। संख्या कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 40 दूनी 80, 20 और जोड़ते 100 हो जाते हैं, ढाई गुना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बताओ 6 का आंसर क्या आएगा आपका? दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। कोई दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 8 है और गुणनफल 15 है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई? देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से उठा लो, भाई ऑप्शन, ठीक है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया, 3 5 8, 5 3 8, ये दोनों हो सकते हैं। 1 7 8, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, 8 का जोड़ तो सभी में है। एक खास बात ये है कि मल्टीपल करते हैं, 3 गुणा में 5 करते हैं, 15 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 गुणा 7 करते हैं तो जो कि 7 आ जाता है। इसने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो अपने को तो यही चाहिए है, जोड़ 8 है, ठीक है। जोड़ 8 है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए। बताओ, आगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 4 चौके 16 होता है, 6 दूनी 12 होता है, ये तो आपके होते ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज आगे से क्वेश्चन नंबर 7। बताओ 7 का। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणे से 15 कम है। देखो, पहली संख्या ये है, और दूसरी संख्या ये, दूसरी संख्या x है, ओके। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणे से 15 कम है, ठीक है। 3x माइनस 15 है। पहली x है, तो दूसरी 3x माइनस 15 है। अगर उन संख्याओं का योग 17 है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें, 3x माइनस 15 प्लस x को जोड़ दें तो हमें मिलता है कितना? 17 मिल जाता है, राइट। कितना मिल जाता है? 17। x और 3x कितने हो जाएंगे? 4x। किसके बराबर हो जाएंगे? 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 32 हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 8 चौक 4 8 32 होते हैं। अब मैं दूसरी संख्या पे पुट करता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ भाई इस पे, ठीक है। इस वाली को मैं करता हूँ यहाँ पे। अब क्या था? 3x माइनस 15 है। 3x माइनस 15 जो है, 3 गुणा में x की वैल्यू 8 है, माइनस 15 है। 8 3 24, 24 में से 15 गए, 9 बचते हैं। कितने बचते हैं? 9। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्या है? छोटी हो जाएगी। 8 छोटा होता है कि बड़ा? ये छोटा होता है। बड़ी कौन सी होती है? 9। बड़ी संख्या कौन सी है? 9, राइट। बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और 8 का सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। तीन लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। कोई भी तीन लगातार सम संख्याएं हैं, तो योग 90, उनमें से सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे चलते हैं। 90 तीन लगातार संख्याएं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 30। मिड पॉइंट क्या है? 30। सम संख्याएं हैं, तो संख्याएं कुछ इस प्रकार से होंगी आपकी। संख्याएं प्रकार से होती हैं। अगर मिड पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट आपका 30 है, उससे आगे आपका 32 होगा, उससे पहले आपका 28 होगा, ठीक है। ये संख्याएं आपके पास होंगी। अब इसने कहा उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4, ठीक है। इसका 1/4 कितना होता है? 7। सबसे बड़ी संख्या के 2 गुणे, सबसे बड़ी संख्या के 2 गुणे 64। 1/4 7, 2 गुणा 64। इसने कहा कि 64 माइनस 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? 57।
100 में ऑप्शन 57 लिखे हैं क्या भाई? एक पे ऑप्शन कुछ और लिख के दे, पता नहीं। तो 58 बना दो भाई, ताकि ना 2 पे ऑप्शन में 57 लिख, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, 57 आपका आंसर हो जाएगा, 57 आंसर आ जाएगा। चलो भाई, यहाँ तक सब ओके है, चलो अच्छी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बताओ 9 का आंसर। किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। दो अंकों की कोई भी एक संख्या है, अंकों का अंतर 4 है, और दहाई और इकाई के अंक का अनुपात 1:3 है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात लिख दी इसने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और अपने को फायदा देगी। ये है दहाई, ठीक है, ये संख्या है दहाई की, और ये क्या होती है, इकाई की, राइट। इकाई और दहाई 1:3 है। ये तो संख्या 1:3 हो सकती है। अगर ये अनुपात 1:3 है, तो अगर ये 2 है तो 2 तिये 6 होगी। अगर ये 3 है तो ये 9 होगी, ठीक है। ये 4 है तो ये 12 होगी। पर ये 2 अंकों की नहीं रहेगी, ये 2 अंकों की नहीं रहेगी, क्योंकि कंडीशन ये है कि 2 अंकों की चाहिए। तो मामला क्या है आपका, इनमें से कोई एक ऑप्शन है आपका, आसानी से निकाल पाएंगे, हाँ जी बिल्कुल। अब क्या कहता है कि दोनों का अंतर 4 है, अंतर कितना है, 2 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अंतर कितना है, 4, यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना है, 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा बचता, 2 और 6, ठीक है। संख्या के अंकों का योग कितना है, ये संख्या अगर आपकी है तो 2 + 6 अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 चाहिए इसको योग, और योग है 8। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट। बताओ, पॉइंट क्लियर भाई? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। 3 लगातार, देखो 3 लगातार है, सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से। 3 लगातार सम संख्याएं कौन सी होती हैं आपके सामने, एक x होती है, एक x+2 होती है, एक x+4 होती है, ठीक है। योग, अगर हम योग कर देंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x+2 + x+4 सभी का जोड़ कर दें हम तो 3x+6 आ जाता है, ठीक है, योग आ गया। श्रृंखला का पहली संख्या से 26 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं कि 3x + 6, और इसमें से क्या करते हैं, पहली संख्या से अगर पहली संख्या इसमें से x घटा दे तो अपने को 26 मिल जाता है, ठीक है। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओपन करेंगे तो 3x में से x घट जाएगा 2x, ये 6 उधर जाके घट जाएगा, 26 में से 20 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू इन संख्याओं में बीच वाली, x की बीच, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10, ये 10 आ जाएगी, ये 10+2 आ जाएगी, ये 10+4 आ जाएगी। तो बीच वाली कितनी है, 12, 10 और 2 12, बीच वाली संख्या कितनी, 12 है। बीच वाली संख्या 12 आपकी हो जाती है, राइट, ये आपका आंसर है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, बताओ 11 का। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखो पहला तरीका तो ये है भाई, पहला तरीका तो ये है, अब कोई भी संख्या मान लेंगे 11 × 13, पहला तरीका तो ये। और अब 11 + 13 का अगर आप जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 24। किसकी ये कहती है, दी गई संख्या जो है, संख्या में +1 करके इसका रूट निकाल दें, जैसे कि, और वो आपका आ जाएगा बीच की संख्या, दोनों के बीच की संख्या आ जाती है, दोनों के बीच की संख्या आ जाती है,
संख्या हमें मिल जाती है, दोनों के बीच हमें मिल जाती है, राइट। अगर यहाँ मैं 143 प्लस 1 का रूट कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 100 रूट 144, जो कि अपने को मिल जाते हैं 12। अगर अपने को 12 मिल जाते हैं, अब अगर अपने को 12 मिल जाते हैं तो एक संख्या क्या हो जाएगी 11, एक उससे अगली क्या हो जाएगी 13, और दोनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास 11 और 13 का 24 हो जाएगा। तब भी आपका आंसर कितना ही होगा, 24 ही। तो पहला तरीका तो ये था, आप वैसे ही अगर याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी संख्या हो, संख्या में एक जोड़ के रूट कर देंगे, ठीक है, तो वो बीच वाली संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है आपकी, बीच वाली आ जाती है। और बीच वाली ये संख्या आई, इससे आपने क्या कर दिए, एक उधर थे एक इधर थे, ठीक है। से अगले पे चलते हैं, 12। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, ठीक है। अंकों का योग, ये ट्रिक होती है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। दी गई संख्या को 11 से भाग कर दें, योग अगर हमें चाहिए है ना, अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग जो है वो क्या हो जाएगा, पलटने पर बना योग संख्या के पलटने पर डिवाइड कर दो 11 से, 11 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना है, उसके अंकों को पलटने से संख्या और उसके अंकों को पलटने से। अब आप ध्यान देंगे ना, 44 को आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो अंकों का योग कितना आया, 4, 4 आएगा डेफिनेट। ये आप याद रखने की बात है, बहुत अच्छी बात है। संख्या के अंकों को पलट के आप 11 से डिवाइड कर दें, वो संख्या के अंकों का योग आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 3 5, ठीक है। अंकों को अगर हम पलट दें तो 5 3 हो जाएगा, कितना हो जाता है भाई, अगर जोड़ करें 3 प्लस 5 कितना आता है, 8 आता है। यहाँ से देखते 5 3 8, 5 3 8। अगर मैं 88 को भाग कर दूं 11 से, कितना जाएगा, 11 8 88। ये भी 11 है, ये नहीं, ये भी 8 है और ये भी 8 है, बताओ कोई डिफरेंस आया क्या, नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल था भाई, यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, कहीं आप 8 पे क्लिक कर दो, उससे नहीं था, ये एक एग्जाम्पल था, आगे को आप भी मान के देख सकते हो, बट आपका आंसर तो सही ये था, ठीक है, आंसर ये था। आगे बढ़ते हैं भाई हम 13 नंबर पे। 15 क्वेश्चन आज सेशन में हम करने वाले हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन ही हम प्रत्येक सेशन में किया करेंगे। जल्दी से जल्दी आपका ये मैथ्स कवर हम करेंगे, जैसे कि सैटरडे संडे का जो टाइम होता है उसमें आपके 4-5 लेक्चर हम रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दो संख्याओं का योग उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। दो संख्याओं का योग उसके बीच का अंतर, दो संख्याओं का योग क्या है, उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। जैसे कि कोई भी संख्या है, x और y है, अब कहता है दो संख्याओं का योग x प्लस वाई है, ठीक है। जो x प्लस वाई है वो क्या है, उसके बीच के अंतर x माइनस वाई, अंतर है, बीच का अंतर का 25 गुना है, ये है इसका 25 गुना है। अंतर का 25 गुना क्या है, दोनों संख्याओं का योग है। अंतर का 25 गुना संख्याओं के अंकों का योग है। यदि एक संख्या का 75% 18 है, ठीक है? अगर हम ध्यान दें, 75% कितना है, 18 है। 100% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 18/75 गुणा में 25 दिए 75, 25 के 100, 3 छिके 18, ठीक है, 24 आ जाएगा, आ जाएगा 24। इसी प्रकार से हम क्या रखेंगे अब, 24 प्लस वाई बराबर है 24 माइनस वाई गुणा में 25, ओके।
अब ध्यान देंगे 24 प्लस वाई 25, और ये 24 का मल्टीपल कितना होता है 25, 600 माइनस 25y, राइट। अब यहां से ध्यान देंगे हम 25y है माइनस के इधर आके जुड़ जाएंगे, तो 25 और एक 26, 26y हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 24 प्लस के उधर जाके घट जाएंगे 576 के बराबर हो जाएंगे। y बराबर हो जाएगा 576 भाग में हो जाएगा 13, 26, 23 नहीं 26। अगर मैं इसको काट दूं, 2 से काट देते हैं तो 13 मिलते हैं, 2 से काट देते हैं तो अपने को मिलते हैं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 218/13। तो हम सही बटे में करते हैं, 13 दूनी 26, कितने बच गए भाई 2, और 13 दूनी 26, फिर बच गए 2, 22 सही 2/13 अपना पास बच जाता है। तो सही आंसर आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा 22 सही 2/13, कितना हो जाएगा भाई 22 सही 2/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं भाई हम, आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बताओ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले 1-2 लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल सकते हैं इस कोर्स के, लेकिन सभी नहीं मिलेंगे, सभी तो आपके ऐप के ऊपर ही रहेंगे। समीर ने होना चाहिए था, समीर से नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होगा। समीर ने अपने धन का 2/5 भाग आलोक को दिया। आलोक ने जो उसे समीर से मिला था उसका 2/5 भाग योगेश को दिया। अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपये कम मिला, तो आलोक को समीर से कितना धन कम मिला है, कितना धन मिला था। अच्छा देखो भाई, पहला कैंडिडेट कौन था समीर, समीर फिर कौन है आलोक, फिर कौन है आलोक, फिर कौन है आलोक के बाद देता है योगेश को, योगेश, ठीक है। माना समीर के पास रुपए हैं 100, ठीक है, इसमें से इसके 2/5, ठीक है, 2/5 देता है, 2/5 का मतलब है 1/5 20 होता है, 40 रुपये देता है। फिर इसका 2/5 फिर ये देता है 2/5, 1/5 8 दूनी 16, ठीक है, 16 रुपये दे देता है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये थी, यहाँ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 84 है, और 84 की वैल्यू कितनी, कितना कम मिलता है 2100 है, कम है। उसके पास 100 रुपए हैं, उसके पास 16 रुपए हैं, 84 रुपए कम है, 84 की वैल्यू कितनी 2100 है। तो आलोक को समीर से कितना धन मिला था, तो हमें क्या चाहिए, देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आलोक को चाहिए हमें, तो आलोक से चाहिए ना, तो 1%, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आगे थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100/84। हमें किसकी चाहिए है 40 की, आलोक की, तो 40 की कितनी हो जाएगी देखो 21 एकम 2100, 21 से 2100 का 84, 4 से काट देंगे तो अपने पास बच जाएगा भाई, ये 4 से काट देंगे 10, 10 गुणा में 100 कितना हो जाएगा अपने पास 1000, ठीक है 1000। तो कितना धन है 1000, ओके। आलोक को, तो आलोक को समीर से कितना धन मिला था 1000 रुपये मिले थे, कितने मिले थे भाई 1000 रुपये मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा कंटेंट हमने देने की कोशिश की आपको, और ये आज आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे लेक्चर और होगा। ये नंबर सिस्टम है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, और बड़े ही मैंने कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सिखाए हैं। और ये 1-2 वीडियो हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएं, ऐप के ये लेक्चर हैं। और ये आपके जो लेक्चर हैं ये HSSC CT 2024-25 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कोर्स तैयार किया गया है, उस कोर्स के ये आपके लेक्चर हैं। पूरा कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा सहयोग लाइव ऐप के ऊपर ही। अगर ये आप वीडियो ऐप के ऊपर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर तो फिर आपको फुल कोर्स के लिए ऐप के ऊपर ही जाना पड़ेगा, ओके।
हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिले वो गणित के, अंग्रेजी में जो अंक मिले वो मैथ के अंक के 3/4 है। ठीक है? दोनों विषयों में उसे 161 अंक मिले हैं। इंग्लिश और मैथ का जो अनुपात है वो 3/4, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 3:4, इसको ही आप 3:4 लिखते हैं। ठीक है, 3/4 है। तो गणित में अंग्रेजी से कितना अंक अधिक मिला है? एक अधिक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 161 गुणा में 1/7। ठीक है, अंतर कितना है? एक है। अंतर एक है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 23, 23 अंक अधिक है। ठीक है, कितने अंक अधिक है? 23। पॉइंट क्लियर भाई? 23। ये आज आपका क्वेश्चन 15 हो गए, और इस 15 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बताया सारा का सारा कि भाई इसमें कंसेप्ट मैंने सिखाए थे, भाग के नियम वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन थे, सारा का सारा कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी करते रहें। इसके साथ मैं आपको और भी बता देता हूँ, अपने ऐप के ऊपर आपको पता है टेस्ट सीरीज भी अपनी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 75 डेज 75 मॉक टेस्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।